फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कि स्त्रीवादी नजरिए से स्त्री को कैसे देखें। जो लोग स्त्री साहित्य पर काम कर रहे हैं, जो लोग स्त्री आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जो लोगों की स्त्री के सवालों पर स्त्री के साथ सहानुभूति है, उनके लिए हो सकता है कि आज की बातचीत से कुछ मदद मिले। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि स्त्री के प्रश्न अमूमन जब आते हैं तो हम लोग दिलचस्पी नहीं लेते। कभी कोई गोष्ठी हो रही हो और गोष्ठी में कोई महिला बोल रही हो तो आमतौर पर जब स्त्री बोल रही होती है तो हम ध्यान नहीं देते, और ये एक साधारण रवैया रहा है हम लोगों का। स्त्री बोले तो हम उसे सीधे सीधे इनकार कर देते हैं। हम सभी पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोगों का ये एक बहुत ही अद्भुत रवैया है। मैं अपने अनुभव में अनेक गोष्ठियां मैंने ऐसी देखी हैं कि जब मंच पर कोई पुरुष वक्ता बोलने जाए और वो वक्ता प्रभावशाली भी हो, मसलन नामवर सिंह बोलने गए और नामवर सिंह जब बोल रहे हैं तो सबका ध्यान जाएगा, लेकिन नामवर सिंह के अलावा अगर कोई स्त्री वहां बोलने जाए और नामवर सिंह बैठे हों तो लोग आपस में बातचीत में लग जाते थे। और ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि ऐसा क्या है कि जब कोई स्त्री बोलने जाए तो आप हॉल में जो लोग बैठे हैं, यानी एक सामान्य साइकोलॉजी ये है कि जब स्त्री बोलती है तो स्त्री के बोले हुए पर आपकी नजर नहीं होती, आप स्त्री की उपस्थिति को दर्ज ही नहीं करते। उसमें कुछ स्त्रियों की भी समस्याएं हो सकती हैं जो कि गंभीरता से ली जानी चाहिए, उनके रिएक्शंस के तरीके हो सकते हैं। वो हो सकता है कि बहुत ही उद्भट विद्वान की तरह न बोलें, हो सकता है कि वे उतनी आर्टिकुलेटेड न हो, लेकिन उनकी बात गंभीरता से ली जानी चाहिए। वो टुकड़े टुकड़े में बोलती हैं, छोटे सेंटेंस में बोलती हैं लड़कियां, स्त्रियां। उनके पास शास्त्र के प्रश्न तो होते हैं जो एजुकेशन में, एकेडमिक्स में है। औरतें, उनके पास एकेडमिक्स के सवाल है, वो सीरियस सवाल होते हैं उनके पास। लेकिन एक सामान्य एटमॉस्फेयर क्या है पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में एकेडमिक्स में एटमॉस्फेयर ये है, और जो लेखक लेखिकाएं हैं उनके अंदर भी ये बीमारी है। मसलन हम मार्क्सवादी कहलाना पसंद करते हैं, हम सोशलिस्ट कहलाना पसंद करते हैं, हम कांग्रेसी कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन हम स्त्रीवादी कहलाना पसंद नहीं करते। अभी भी हिंदुस्तान के अधिकतर विश्वविद्यालयों में फेमिनिज्म और खासतौर पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के संदर्भ में फेमिनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। इससे आप उस साइकोलॉजी का जो विश्वविद्यालयों के और खासतौर पर शिक्षकों के बीच में जो साइकोलॉजी प्रचलन में है, उस साइकोलॉजी का आप अंदाजा कीजिए कि वो साइकोलॉजी क्या है। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान के, मेरी नजर में नहीं है कि जैसे आप पश्चिम की आलोचना पढ़ाते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन आप कहीं उसमें स्त्रीवादी साहित्य दृष्टि पढ़ाते हैं या साहित्यिक आलोचना के किसी भी जो बड़े आइकॉन हैं? किसी को नहीं पढ़ाते। तो हिंदुस्तान अभी बहुत दूर है। हिंदुस्तान में मेल शोविनिज्म एकेडमिक्स के पाठ्यक्रम में इस कदर हावी है, सामान्य शिक्षितों के बीच में इस कदर हावी है कि आप अगर ये कहें कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि पागल हो गए। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैंने जब ये स्त्रीवादी साहित्य विमर्श पुस्तक लिखी तो मेरे सभी दोस्तों ने, जो मेरे परिचित थे और जो मेरे डिपार्टमेंट के कोलीग थे, उनमें से अधिकतर ने उसको बहुत नॉन सीरियसली लिया और उपहास उड़ाया उसका। ये भी कोई विषय है?
स्त्री के विषय को वे विषय नहीं समझते, स्त्री को वे अपने आप में एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई नहीं समझते। स्त्री जब बोलती है उसे वे सुनते नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जो सामान्य तौर पर लड़कियां बोलती हैं, इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अधिकतर लड़कियां बहुत सेंसिबल चीजें बोलती हैं। अधिकतर औरतें, आप चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो अशिक्षित हो, आप उससे एक बार बात करके देखिए, उसके पास में बहुत गाढ़े तजुर्बे होते हैं जिंदगी के, और इतने गाढ़े तजुर्बे आपको पुरुषों के पास नहीं मिलते जिंदगी के। तो मेरे लिए चिंता की चीज यह है कि हमारे यहां एक ऐसा समाज और एक सामाजिक दृष्टिकोण पैदा हुआ, और खासतौर पर शिक्षितों में पैदा हुआ, जिसमें कि स्त्री बहिष्कृत है, आज भी बहिष्कृत है। हम आज भी ये कहने में शर्माते हैं कि मैं बर्तन मांजता हूं, हम ये कहने में शर्माते हैं कि मैं घर का काम करता हूं। स्त्री नहीं शर्माती, ये पुरुष को शर्माता है। घर क्या स्त्री का है? बर्तन क्या खाली स्त्री के हैं? शिक्षा में क्या खाली सिर्फ वही लोग पढ़ाए जाएं जो पुंजवादी दृष्टिकोण से आलोचना लिखते रहे हैं? आपने कभी सोचा ये बात? रामचंद्र शुक्ल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा की आलोचना नहीं पढ़ाई जाती। हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाए जाते हैं, सारे लोग जानते हैं। हिंदी के सारे आलोचक इस बात को जानते हैं कि छायावाद के बारे में, छायावादी साहित्य दृष्टि के बारे में सबसे बेहतरीन लेखन महादेवी वर्मा ने किया। लेकिन हिंदी के पाठ्यक्रम में कहीं पर भी महादेवी वर्मा की आलोचना नहीं पढ़ाई जाती। अधिक से अधिक अभी जो चले हैं ना हिंदी वाले, वो अभी श्रृंखला की कड़ियां तक पहुंचे हैं, साहित्य की दृष्टि तक नहीं पहुंचे। तो हिंदी का जो कुल मिलाकर जो दारो मदार है वो किन पर टिका हुआ है? वो पुरुषों पर टिका हुआ है। उनके जेहन में स्त्री का लिखा और स्त्री का विचार साहित्य उनके जेहन में आता ही नहीं है। मैं आपको एक नमूना बता रहा हूं उसका। आप पिछले 150 साल में जो हिंदी के निबंध आलोचना विकसित हुई, लिखी गई, उस पर जितना विमर्श हुआ, और वो सारे प्रगतिशील लोगों ने किया, और आश्चर्यजनक बात है कि उसमें स्त्री शामिल नहीं थी। स्त्री का लिखा शामिल नहीं था, क्योंकि एक क्रिटिक के नाते दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात बैठी है कि औरत है तो वो निबंध कविता तो लिख सकती है, वो कहानी लिख सकती है, लेकिन विचार या निबंध लिखना उसके बस की नहीं है। आलोचना लिखना उसके बस का काम नहीं है। औरतों के पास में विचार नहीं होते। ये चीज कूट कूट कर दिमाग में हमारे भरी हुई है, और इसने सारे की सारी चीजों को एकदम स्त्री के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सो पहली चीज हम ये दिमाग से निकाल दें कि स्त्रियों के पास विचार नहीं होते और स्त्री विचारहीन होती है। स्त्री के पास भी विचार होते हैं, और स्त्री के पास, बल्कि मैं कहूंगा कि पुरुषों से ज्यादा बेहतर विचार होते हैं। मैं अभी अब तक अपने जेएनयू से लेके अब तक के जो मेरे अपने शिक्षा दीक्षा के, इवन मैं संस्कृत पाठशाला में जब पढ़ता था, मेरे अब तक के 62 साल के अनुभव में मैंने गिनती की मूर्ख औरतें देखी हैं, लेकिन मैंने अधिकतर औरतें जो देखी हैं वो विचारवान औरतें देखी हैं। लेकिन हम कभी इस बात को सोचने की कोशिश नहीं करते कि स्त्री विचारवान भी हो सकती है और हृदयवान भी हो सकती है। जो पहली चीज स्त्री के बारे में समझने के लिए, पहली चीज जरूरी है कि स्त्री के बारे में जो ये मिथ बना हुआ है कि स्त्री विचारवान नहीं होती, स्त्री के पास विचार नहीं होते, वो दिमाग से निकाल दें हम लोग। स्त्री विचारवान होती है, स्त्री के पास में बहुत समृद्ध अनुभव होते हैं जीवन के, वे हमारे काम के होते हैं। स्त्री जब बोलती है उसे गौर से सुना जाना चाहिए। वो चाहे आपकी आलोचना करे, चाहे वो एकदम रद्दी बोले, तब भी आप उसकी बात सुनिए। कहने का मतलब एक हमने स्त्री को सुनना ही बंद कर दिया है,
और ये वो जगह है जहां से कि स्त्री एकदम अदृश्य होती चली गई है। स्त्री जीवन के बहुत बड़े फलक को घेरती है, लेकिन स्त्री एकदम पूरे के पूरे वैचारिक विमर्श से, साहित्यिक विमर्श से, सोशल साइंस के विमर्श से, एकेडमिक्स के विमर्श से वो एकदम गायब है। लेकिन मेरी ये अपनी धारणा है कि स्त्री को सिर्फ सम्मान की जरूरत नहीं है, स्त्री को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, हम रेस्पेक्ट बड़ा करते हैं, नहीं, स्त्री को रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रेस्पेक्ट अपने पास रखिए, स्त्री को सिर्फ स्त्री की तरह रिकॉग्नाइज कीजिए और सुनिए, सिर्फ सुनिए। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं अपना। मैं नॉर्मली बहुत कम जाता हूं, एक तो उसका बड़ा कारण है कि मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी जो तिकड़म है मैं वो कर नहीं पाता हूं, और मैंने अपने जीवन में तिकड़म सीखी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं। मैं बॉम्बे एक सेमिनार में गया मैं, और बॉम्बे में चर्च गेट पर एक कॉलेज है जिसका नाम है केसी कॉलेज। केसी कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुरोध किया, मैं गया था, एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी के 150 साल हुए थे, उस 150 साल पर उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था, और उसमें 2 दिन के प्रोग्राम में मेरे कई भाषण हुए अलग अलग तरह के। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत मूल्यवान था, वो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। केसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि जगदीश्वर जी आप हमारे यहां जरूर आइए। मैं उसे जानता नहीं था, उस प्रिंसिपल को मैं एकदम नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जानती थी, उसके पास मेरे बारे में सब जानकारी थी। उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था। तो मैं केसी कॉलेज पहुंचा, मैं, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लोग थे जो जिन्होंने ये प्रोग्राम में लगे हुए थे, और जिस कॉलेज को उन्होंने जिम्मा दिया हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने, तो उन्होंने कहा कि आपको बुलाया, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। मैं गया तो साहब जो प्रिंसिपल थी कॉलेज की, उसने पहले मुझे बहुत गौर से देखा, ये 2004 की बात है, और वो बहुत ही खुश हुई, बोली कि मैं तो सोच रही थी कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन आप तो बूढ़े नहीं हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वो अंदर गई, बोले अंदर चलिए मेरे कमरे में, अंदर लेके गई। जाते ही उसने अलमारी खोली और मेरी पुस्तक निकाली, बोले जगदीश्वर जी ये पुस्तक देखिए, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श जो आपकी पुस्तक है ना, एक एक लाइन रंगी हुई है। बोले कि मैं एक एक लाइन पढ़ाती हूं आपकी पुस्तक से, मैं फेमिनिज्म पढ़ाती हूं यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत समृद्ध कॉलेज है वहां का। बोले कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इस पुस्तक के लेखक से मुलाकात होगी। बोले कि मेरे यहाँ जो लड़कियां हैं वो ग्रेजुएशन की लड़कियां हैं सारी, और बहुत ही फैशन और सब चीजों में बहुत ही अव्वल लड़कियां हैं। तो एक एकदम नया यंग क्राउड है, और वो देखना है कि वो सुनता है कि नहीं सुनता, क्योंकि वो सुनते नहीं है किसी की लड़कियां। तो मैंने कहा कि देखते हैं, हमारी भी परीक्षा है ये। तो कोई विषय नहीं था वहां तय। मैं गया और वहां करीब 250-300 लड़कियां थीं, और मैंने एक्सटेम्पोर ऐसे ही फैशन और प्रेम के प्रश्न पर मैंने बात की, और लड़कियां इतनी बेइंतहा खुश। और मैं जैसे अभी यहां आपसे बात कर रहा हूं कि 1.5 घंटा मैंने बात की और कोई लड़की निकली नहीं, और साहब और सारी लड़कियां एकदम गदगद और मिलने के लिए बेताब। प्रिंसिपल बोली कि ये 1 घंटा अपनी क्लास के पीरियड में नहीं बैठती लड़कियां, और आपने इनको प्रेम की और ड्रेस की परिभाषाओं के जरिए फेमिनिज्म इनके गले में उतार दिया। मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली लड़कियां, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज, केसी कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, बहुत समृद्ध कॉलेजों में से। और जिस समय मैं गया था, मेरे जस्ट प्रोग्राम के 2 दिन पहले ही वहां एक प्रोग्राम हुआ था, बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें के अमिताभ बच्चन थे, उसमें मुकेश अंबानी थे, उसमें लाल कृष्ण अडवाणी भी थे,
संयोग से उस पैकेज में मुझे भी रहना था, लेकिन मैं निकल गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं बाद में चला जाऊंगा। मैंने कहा अमिताभ बच्चन के साथ मैं क्या बोलूंगा, मैं तो खुद ही देखता रहूंगा। मुझे जो लड़कियों ने बात कही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सर, हमारे यहां जो हमारे शिक्षक आते हैं वो कभी हमारे मन की बात ही नहीं करते। हम जो शिक्षक कक्षा में जाते हैं वो कभी अपने जो छात्र छात्राएं उनके हृदय को स्पर्श करने वाली बातें ही नहीं करते। और यही वह जगह है जहां से कि एकेडमिक्स का अलगाव शुरू हुआ है। विद्यार्थी पास तो होता है, लेकिन विद्यार्थी के दिलों की धड़कन को हम लोग नहीं जानते। जो लड़की क्लास में बैठी है, हम उसकी दिक्कत नहीं जानते कि वह लड़की आखिर किन दिक्कतों से गुजर रही है। जो फेमिनिज्म की पहली शर्त है, स्त्रीवादी नजरिए से कम्युनिकेट करने की और स्त्री को जानने की, स्त्री से संपर्क संबंध बनाने की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है। क्या आप अपनी वे तमाम इंद्रियां खुली रखें जिससे आप स्त्री की धड़कनों को सुन सकें। मेरे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, वो लोग सब जानते हैं। मुझे इस बात का मतलब ये प्रिविलेज है, मैं इसे गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे विद्यार्थी छटपटाते थे जिसकी क्लास ड्रॉप हो जाती थी मेरी। लड़कियां झगड़ा करती थी कि सर आज आपकी क्लास छूट गई है, क्योंकि मैं घुसने नहीं देता था। एक टाइम के बाद में 10 मिनट तक तो मैं एंट्री थी। एकेडमिक्स में हमारी ये पहली चुनौती है, और स्त्री के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है ये, कि हम स्त्री के मन को जाने कि स्त्री का मन कैसा है। हमने स्त्री को जानने की कोशिश ही नहीं की तो फेमिनिज्म में दाखिल कहां से होगा। फेमिनिज्म को दाखिल करने के लिए जरूरी है कि आप स्त्री के मन को जाने, और स्त्री को मन को जानने के लिए जरूरी है आप पुरुष मन को खूंटी पर टांग कर आए। पुरुष के मन के आधार पर, पुरुष के मन के जरिए स्त्री के मन को नहीं जान सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्निज्म में या आधुनिक काल में हर चीज अर्जित करनी होती है। आपको स्त्री को भी अर्जित करना होगा और स्त्री के मन को भी अर्जित करना होगा, और स्त्री को भी स्त्री के मन को और स्त्री के विवेक को अर्जित करना होगा। ये दोनों के लिए जरूरी है। कोई स्त्री है और उसके पास में स्त्री चेतना हो, यह जरूरी नहीं है। कोई स्त्री है वो स्त्री के मन से चीजों को देखे, स्त्री के दृष्टिकोण से चीजों को देखे, जरूरी नहीं है। मॉडर्न पीरियड की यह सबसे बड़ी समस्या है कि हर चीज आपको अर्जित करनी पड़ती है। स्त्री को भी अर्जित करना पड़ेगा, पुरुष को भी स्त्री के मन को अर्जित करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, और यह अर्जित करने के लिए आपको अपने चौखटे से या चौहद्दी से बाहर निकलना होगा। अब यह एक अपने आप में बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसका कोई सरल आंसर नहीं है कि औरत क्या है। कोई सरल आंसर नहीं है इसका। और खासतौर पर डेमोक्रेसी में तो और भी मुश्किल है। एक तो मुश्किल यह है कि स्त्री के बारे में हमारे पास में सिर्फ कुछ स्टीरियोटाइप हैं जो हमारी चेतना में है। पहली सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है। दूसरी मुसीबत यह है कि स्त्री के बारे में कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं लोकतंत्र ने पैदा की हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न मीडिया है, इसने पैदा की हैं। वो विज्ञापन है, सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविजन है, पॉलिटिक्स है। मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि स्त्री को इन दोनों ही दायरों के बाहर निकल के देखा जाना चाहिए। स्त्री आकांक्षाओं में और इच्छाओं में नहीं रहती, और स्त्री स्टीरियोटाइप रूपों में भी नहीं रहती। अगर आपको स्त्री को हासिल करना है तो दो चीज आप गांठ बांध लीजिए।
एक तो ये बराबरी के आधार पर और यानी समानता के आधार पर, और दूसरा न्याय की दृष्टि से। स्त्री के साथ जुड़ने के लिए, स्त्री के मन को अर्जित करने के लिए यह जरूरी है कि स्त्री के बारे में जब भी सोचें बराबरी के आधार पर सोचें और न्याय के दृष्टिकोण से सोचें। सिर्फ बराबरी से काम नहीं चलेगा, न्याय बुद्धि उसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि फेमिनिज्म का जितना डिस्कोर्स सारी दुनिया में पैदा हुआ, उस डिस्कोर्स को निर्मित करने में समानता के दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका है। आप छोटी सी लड़की से बात करें जिसकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, या आप किसी 40 साल की या 60 साल की स्त्री से बात करें, समानता के नजरिए से बात करें, उसे यह फीलिंग होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हैं कि आप उसके साथ में छोटे बड़े का भेद नहीं कर रहे। हमारी कौन सी जरूरत है? स्त्री को नियमों में देखेंगे आप, स्त्री समझ में आएगी। नियमों के आधार पर जो सिस्टम चलता है, कानून के आधार पर जो सिस्टम चलता है, आप स्त्री की मदद कर सकते हैं उसमें। आप तय मान लीजिए आधे समय आप फेल हो जाएंगे, आप मदद नहीं कर सकते। एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। स्त्री को एकदम अर्जित करने के लिए, स्त्री का दिल जीतने के लिए बेहद जरूरी है कि आप समानता और बराबरी के आधार पर उसे देखें और न्याय बुद्धि से देखें। हम स्त्री के साथ बात करते समय, स्त्री के बारे में बोलते समय, स्त्री के बारे में लिखते समय बार बार असमानता के पैमाने के आधार पर देखते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं। और ये प्रतिक्रियावादी लोगों में तो यह धारणा है ही, प्रगतिशीलों में भी यह धारणा है, बड़े पैमाने पर है। अधिकतर प्रगतिशील लोग विचार से एकदम सनातनी होते हैं, उन्हें हाउसवाइफ चाहिए। उन्हें यह पसंद नहीं है कि औरतें निकलें घर से बाहर। अब जैसे शाम को सेमिनार है, मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे कहा जाएगा दोस्तों को भी लेके आओ, तो मालूम पड़ा कि मैं दोस्तों तो ले आऊंगा लेकिन बीबी को नहीं लाऊंगा, अपनी बहन को नहीं लाऊंगा, मैं अपनी मां को नहीं लाऊंगा मैं। तो ये भेदभाव जो हमारे आचरण में है, अरे ये ऑडियंस तो घर में ही है, लेकिन आप इस घर में जो ऑडियंस है इसे तो कभी कहते नहीं कि चलो। तो आप क्या कहते हैं? अरे खाना कौन बनाएगा, पानी आएगा तो पानी कौन भरेगा, दूध कौन लाएगा, अगर तुम सेमिनार चली जाओगी तो काम कौन करेगा? नहीं। सेमिनार की जरूरत जितनी पुरुष को है उतनी ही स्त्री को भी है। हमने अपना एटीट्यूड क्या बना रखा है? हमने डिवीजन किया हुआ है कि ये काम तुम करोगी, ये काम मैं करूंगा। स्त्री के प्रति सामान्य समानतावादी व्यवहार के लिए जरूरी है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो ट्रेडिशन ने हमें दी है, इस डिवीजन ऑफ लेबर को एकदम तोड़ दिया जाए, एकदम डिसरप्ट किया जाना चाहिए इसे। कभी यह भी तो होना चाहिए कि आप बर्तन मांजे और वो बैठे बैठे चाय पिए, जैसे आप चाय पीते थे और वो बर्तन मांजती थी। आप खाना बनाए और वो खाए। आप प्रगतिशील हैं, आप मार्क्सवादी हैं, आप स्त्रीवादी हैं, लेकिन खाना कौन बनाएगा? खाना बीवी भी बनाएगी। नहीं, ये पैटर्न बदला जाना चाहिए। ये जो तयशुदा जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसे बदला जाना चाहिए। और ये इस बात से तय होगा कि आप जब कहते हैं ना कि औरत को कहां से देखें, तो सवाल यह कि आप किस मंशा से देखते हैं, क्या इंटेंशन है आपकी, कैसे देखते हैं आप स्त्री को। स्त्री को देखने के लिए यह जरूरी नहीं कोई खास तरह के आपको कोई बहुत ही आपने जब स्त्री को देखना शुरू किया तो आप जो लोग अभी कहते हैं ना, बहुत बड़े पैमाने पर एक स्कूल है हमारे यहां, वो स्कूल ये है कि मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूं, मैं अभी भी आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मैं पहले बोल चुका हूं इस बात को, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूं। मध्यकाल में हम स्त्री को नहीं जानते थे। मध्यकाल के साहित्य में जितना स्त्री के बारे में लिखा है पुरुषों ने,
और खासतौर पर संस्कृत के श्रृंगार साहित्य में जो लिखा गया है, हम स्त्री को नहीं जानते थे। वो सारा पुरुषों का लिखा हुआ है, वो काल्पनिक है, उसका वास्तव स्त्री के जीवन से कोई संबंध नहीं है। और जो वास्तव जीवन से के अनुभव पे आधारित जो साहित्य लिखा है स्त्री ने, उसको हमने कभी कंसीडर नहीं किया। तो आप ये तो सोचना ही बंद कर दीजिए और बोलना बंद कर दीजिए कि आपके यहां स्त्री की बड़ी पूजा होती रही है, बड़ा सम्मान होता रहा है, स्त्रियां बड़े ऊंचे दर्जे की रही हैं। अरे आपने स्त्री के बारे में कभी खुल के बात ही नहीं की है सामने। जो लोग हिंदी के लोग, केशव के, घनानंद के, रीतकाल के लेखकों के, उसके पहले श्रृंगार साहित्य के आलोचकों के उद्धरण देकर बताते हैं कि स्त्री कैसी थी, वे जान लें कि वहां स्त्री नहीं है, वहां कृत्रिम स्त्री है। वहां एक ऐसी स्त्री है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मध्यकाल में वायवी स्त्री की इमेज है, काल्पनिक इमेज है, वो रियल नहीं है। रियल होती तो बात ही दूसरी होती, उसकी बहस ही अलग होती। रियल अनुभव के आधार पर कोई चीज लिखी गई होती तो उसका चरित्र ही अलग होता। अब एक दो व्यावहारिक चीजें जो इधर की हैं, हम उन पर आए। हां, महेश वशिष्ठ जी, जो ये बात सही है, स्त्री को उसकी नजर से देखते हुए समानता और न्याय का भाव हो, ये प्राथमिक शर्त है। अब इसके आधार पर अगर आप प्रचलित जो नजरिए हैं देखने के, उन्हें अगर आप ध्यान से देखें, देखिए अब एक घटना घटी ना इधर, ये कोरोना वाली घटना घटी ना। मैं क्यों ये विषय चुन रहा हूं सारे के सारे, मुझे कोरोना का जो पूरा घटनाक्रम है वो अंदर तक हॉन्ट किए हुए, वो बहुत परेशान किए हुए, और मुझे ही नहीं परेशान किया, आप सब लोगों को परेशान किए हुए। हमें यह विचार करना चाहिए कि स्त्री के बारे में हमारे दिमाग में कौन सी समझ बैठी हुई है, हम स्त्री को कहां से देखते हैं। मैंने अपने सुविधा के लिए और आपसे बातचीत सहज बनाने के लिए एक दो कैटेगरी बनाई। मसलन बुर्जुआ के लिए, या बुर्जुआजी जो है जिसे हम पूंजीपति कहते हैं, ये पूंजीपति है जिसमें ये मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं बुर्जुआजी में। ये बुर्जुआजी स्त्री को कैसे देखता है? बुर्जुआजी के लिए स्त्री एक प्रतीक है, उसके घर का हिस्सा है, उसकी आमदनी का हिस्सा है, उसका शरीर एवं स्व यानी मैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये टिपिकल आइडियोलॉजिकल बुर्जुआ विचारधारात्मक समझ है स्त्री के बारे में। यह टिपिकल मध्यवर्गीय समझ है स्त्री के बारे में। दूसरा एक नजरिया है जिसे हम लोग परंपरागत नजरिए के तौर पर जानते हैं। उसमें या देवी सर्वभूतेषु, या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी वो देवी अब दुर्गा है, मां है। और ये कैसी देवी है? जो परंपरागत स्त्री है वो कैसी है? ये परावलंबी है, ये निश्चेष्ट है और बेबस है। उसमें टिपिकल दो स्त्रियों के नाम मैं लेना चाहूंगा। उसमें एक सीता है और एक राधा है, महालक्ष्मी भी है। और तीनों की तीनों नायिकाएं जो आदर्श नायिकाएं, उनमें तीनों में ये गुण कूट कूट के भरे हुए हैं, और ये गुण कूट कूट के परंपरागत दृष्टिकोण में भी भरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि स्त्री कैसी बने, वो परावलंबी बने, वो निश्चेष्ट बने एवं विवश। और उसकी जो निश्चेष्टता है या निष्क्रियता है, उसको हमने संतोष और सहयोग, स्त्री का काम क्या है? वो संतोष की एकदम प्रतीक है, हर चीज में उससे।
सहयोग करो। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण ने स्त्री के बारे में जो समझ बनाई उसमें उसको सहयोग और संतोष के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इस संतोष और सहयोग की जो देवी है उसका आइडियल रूप है वो देवी की इमेज। और इस देवी की इमेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? स्त्री का शरीर। इस इमेज में स्त्री के दुख और अभाव कहीं नहीं आते। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो स्त्री के इस रूप पर तो विचार करता है कि वो देवी है, लेकिन उसके दुख और अभाव भी हैं, इस पर वो विचार नहीं करता। न ट्रेडिशन में है न वर्तमान में है। इन दोनों से अलग एक नई आधुनिक गैर बुर्जुआ औरत है। वो कैसी औरत है? वो औरत है जो कि अपने को सिर्फ शरीर मानने से इनकार करती है। वो एक ऐसी औरत है जो प्रतीकात्मक प्रस्तुति में विश्वास ही नहीं करती। उसका सिर्फ एक ही चीज में विश्वास है, वो है लेबर, श्रम। वो न शरीर में विश्वास करती है, न अपनी प्रतीकात्मक प्रस्तुतियों में विश्वास करती है। वो किस में विश्वास करती है? श्रम में विश्वास करती है। और श्रम के में विश्वास करने के साथ साथ वह असंतोष भी व्यक्त करती है। जो हमारी देवी है ना, जो यत्र नार्यस्तु वाले जो लोग हैं, वहां देवी असंतोष व्यक्त नहीं करती कभी, हमेशा संतोष में रहती है। ये ऐसी औरत है जो कि सचेतन औरत है, एकदम तत्काल बोलती है, वो वेट नहीं करती। आपने कभी ये जो श्रमजीवी औरतें हैं जो हमारे घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, सड़कों पर काम करती हैं, कभी इनसे बात करके देखिए, उसकी जो चेतना है, उसका जो चेतना का स्तर है वो कितना स्मार्ट है और तेज है। वो देख के तबीयत खुश हो जाती है। उसकी जो हमारे यहां काम करती है उसकी श्रम से मोहब्बत होती है। जिसके वो काम कर रही है उससे कोई मोहब्बत नहीं होती उसकी। वो जानती है कि उसे काम करना है और काम करके अपनी मेहनताना लेना और चले जाना है, उसका कोई प्रेम नहीं होता। और वो ये भी जानती है कि जितनी भी मीठी मीठी बातें मुझसे कही जा रही हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तभी तक है जब तक कि मैं काम कर रही हूं। वो ये भी जानती है उसके शरीर का कोई दाम नहीं है, उसके सिर्फ श्रम का दाम है। इसलिए वो हमेशा अपने को सामाजिक तौर पर सचेतन स्त्री के तौर पर व्यक्त करती है। इस औरत की ब्यूटी है कि इसके ऊपर अतीत का कोई बोझ नहीं है। जो श्रमजीवी औरत है, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, एक बड़े स्केल पर हम मध्य वर्ग के लोग किसमें फंसे हुए हैं? हमारे मध्य वर्ग के लोगों के यहां आज भी इस बात पर लगातार मुकदमेबाजियां, लाखों मुकदमे हैं, करीब 70-80 लाख मुकदमे हैं जो डाइवोर्स के पड़े हुए हैं कोर्ट में। और जो श्रमजीवी औरत है, जिस दिन उसकी अपने पति से नहीं बनती छोड़ देती है वो, और पति से कहती भाग। और वो शान से दूसरी शादी करती है और फिर रहती है। ये जन्म जन्मांतर का साथ है और संपत्ति का साथ है, और संपत्ति के बिना जिएंगे नहीं। वो कभी लड़ती नहीं संपत्ति के लिए उससे। और मध्य वर्ग की औरत जो सबसे ज्यादा शिक्षित औरत है, वो संपत्ति के लिए 20-20, 30-30, 40-40 साल तक सिर्फ मुकदमेबाजी करती रहती है और परेशान करती रहती है, और अपने को भी परेशान करती है। और वो किस लिए करती है? क्या गरीब जो श्रमजीवी औरत है उसके बच्चे नहीं होते? कभी ध्यान से सोचिए और देखिए। एंगल्स ने एक बात कही थी, जब स्त्री पुरुष के संबंधों में जहां संपत्ति जितनी अधिक होगी
वहां उतना ही अधिक संकट होगा। और जहां स्त्री पुरुष के संबंधों में संपत्ति जितनी कम होगी या संपत्ति नहीं होगी, वहां संबंधों में कोई संकट ही नहीं होगा उस तरह से, मानी आराम से आप संबंध तोड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे संबंध तो संपत्ति के संबंध हैं, तो उसे तोड़ने में जान निकल जाती है आपकी। आप अदालत के चक्कर काटते रहिए, मुकदमा लड़ते रहिए, औरतें लड़ती रहती हैं, औरतों से पुरुष लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल खून के प्यासे हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि संपत्ति बीच में है। श्रमजीवी औरत के पास में संपत्ति नहीं होती, वो एकदम संपत्तिहीन होती है, सिर्फ श्रम ही उसकी शक्ति होती है। और वो श्रम के बल पर अपना समाज, अपना जीवन रचती है और बनाती है, और उसके आधार पर ही वो अपनी चेतना भी अर्जित करती है। वह अपने को बायोलॉजिकली नहीं देखती, बल्कि वह अपने को एक सामाजिक इकाई के तौर पर देखती है। हमारे यहां जो मध्य वर्ग की औरतें हैं, वे अपने को बायोलॉजिकली देखती हैं, लेकिन श्रमजीवी औरत जो अपने को बायोलॉजिकली नहीं देखती। ये जो परंपरागत औरत है या बुर्जुआ औरत है, इस परंपरागत और बुर्जुआ औरत में दोनों में संस्कार नाम की परेशानी है। जबकि जो नई जो औरत है, जो श्रमजीवी औरत है, उस औरत के अंदर संस्कारों से मुक्त होने की छटपटाहट है। वो दिखाई जरूर देती है आपको, कभी पूजा करते हुए, कभी कुछ करते हुए, अपना छोटा मोटा कुछ करते हुए, लेकिन एक्चुअल में वो उसका कुछ करने का कोई वो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये जो परंपरागत और बुर्जुआ जो नजरिया है स्त्री के प्रति, ये स्त्री को उसके दासत्व से, यानी पुरुष के दासत्व से, उसकी गुलामी से उसे मुक्त नहीं करता। स्त्री की जो परिवार में, समाज में दोयम दर्जे की जो सामाजिक हैसियत है, उस हैसियत से उसे मुक्त नहीं करता, क्योंकि स्त्री को अर्जित करने के लिए और आधुनिक स्त्री को अर्जित करने के लिए जरूरी है कि वह अपने को दास भाव से मुक्त करे। दास भाव से मुक्त करने के लिए पहली शर्त है कि वह अपने को एक शरीर के तौर पर देखना बंद करे। वह ये जो पूरक के तौर पर, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, इस तौर पर देखना बंद करे। स्त्री एक व्यक्ति है और उसे व्यक्ति की तरह, स्वतंत्र इकाई की तरह देखा जाना चाहिए। और यह स्वतंत्र इकाई की तरह देखने का नजरिया तभी संभव है जब स्त्री को हम समानता की नजर से देखें और न्याय की नजर से देखें। अगर हम स्त्री को समानता और न्याय की नजर से नहीं देखते, तो यह तय मानिए कि हम स्त्री को फिर बदल नहीं सकते और आधुनिक स्त्री को अर्जित नहीं कर सकते। स्त्री के जीवन में जो बहुत सारे अभाव हैं, अनंत अभाव हैं, और वो सारे अभाव किससे भरे जा रहे हैं? वे अभाव देन है उसके दासत्व की, लेकिन उन अभावों को भरा जा रहा है वस्तुओं से। उसे वस्तुओं से लाद दिया गया एकदम। आज ट्रेडिशनल औरत के पास, मध्य वर्ग की औरत के पास में, बुर्जुआ औरत के पास में बेशुमार अंबार लगा हुआ है वस्तुओं का। वह वस्तुओं के बिना अपने जीवन की मुक्ति का रास्ता सोच ही नहीं सकती, और इसके चलते हुआ यह है कि वह अब सिर्फ वस्तुओं से प्रेम करती है और स्वयं एक वस्तु बन गई है, यानी उसका भी वस्तुकरण हुआ इस प्रोसेस में। और इस पूरे क्रम में एक तरफ जहां उसके जीवन में दासत्व आया है, यानी द्वयम दर्जे के नागरिक का भाव बहुत पैदा हुआ है, सबऑर्डिनेट भाव बहुत पैदा हुआ है, वहीं उसने अपने विवेक से सोचना भी बंद कर दिया है।
एक घटना बता रहा हूं मैं आपको। प्रसंग बहुत सारे हैं लेकिन एक घटना बहुत जरूरी है। एक स्त्री अचानक, उसकी 60-62 साल की एज, उसकी अपने पति से किसी बात पर अनबन हो गई और वो छोड़ के अपने पति को अपने छोटे बेटे के पास चली गई। मथुरा की घटना ही है। मथुरा में रहती थी, पति मथुरा में, परिवार मथुरा में, बड़ा बेटा मथुरा में, बड़े बेटे की बहू मथुरा में। लेकिन उसने अचानक देखा कि उसके पति का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। अब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो बड़े बेटे की बहू की बात सुनता है, उसकी तरफ ध्यान देता है, उसकी उपेक्षा हो रही है। तो उसने तय किया कि अब मैं पति के साथ नहीं रहूंगी। अब वो चली गई और वो सीधे हैदराबाद चली गई अपने छोटे बेटे के पास। मैं उनसे मिला, उनके लड़के ने फोन भी किया, बताया मुझे कि ऐसे ऐसे बात है। तो अम्मा जी से बात हुई तो बोले कि ना, अब कोई बीच में रास्ता नहीं है, मैं अब जाऊंगी नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। कुछ साल के बाद में उनके पति की डेथ हुई। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने कहा कि मम्मी पापा की डेथ हो गई, चलो मथुरा चलो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब आप सोचिए, जिस औरत ने 60 साल, अपने बेशकीमती 60 साल गुजारे, वो औरत सिर्फ एक वजह से कि क्योंकि उसके साथ में उपेक्षा से पेश आया उसका पति। तो जिस उम्र में उन दोनों को ज्यादा करीब रहना चाहिए था, यानी बुढ़ापा, उसमें उस औरत ने यह कठोर निर्णय लिया कि उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी अपने छोटे बेटे के पास जाके रहेगी हैदराबाद। और अचानक उसने तय किया कि उसने टिकट कटाई हैदराबाद की, मथुरा से, और वो सीधे हैदराबाद पहुंच गई। स्त्री की उपेक्षा स्त्री को सबसे ज्यादा आहत करती है। अगर आप स्त्री को पाना चाहते हैं तो पहली चीज, अपने व्यवहार में हम लोग ये दुरुस्त करें कि स्त्री की उपेक्षा न करें। ऐसे अनेक अनुभव है मेरे पास जीवन के, अपने करीब के लोगों के, दोस्तों के। तो स्त्री जो ट्रेडिशन में बंधी हुई होती है, एकदम सबऑर्डिनेट होकर रहती है, जो सब कुछ कुर्बान कर देती है पति के लिए, वह स्त्री एक दिन रिटालिएट करती है और सब कुछ छोड़ के निकल लेती है। सो बजाय इसके कि यह स्थिति आए, स्त्री के प्रति उपेक्षा भाव स्त्री को बहुत क्षति पहुंचाता है, स्त्री के मन को बहुत ठेस पहुंचाता है। अब स्त्री के सामने दो ऑप्शन हैं। एक है जीवन शैली का मार्ग और एक है नागरिक शैली का मार्ग। जो बुर्जुआ और परंपरागत नजरिया है स्त्री के बारे में, वो जीवन शैली के मार्ग पर जोर देता है। खान पान, रहन सहन, उसका पूरा सिस्टम, उसके अनुकूल तमाम किस्म की आदतें। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग की सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जो स्त्री जीवन शैली के मार्ग को एडॉप्ट करती है, यानी उस स्त्री के पास में सामाजिक सचेतनता नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग जो जीवन शैली के मार्ग पर स्त्री को ले जाना चाहते हैं या स्त्री चली गई हैं, उनमें से अधिकतर स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्त्री चेतना के प्रति भी सजग नहीं होती। और वह स्त्री जब अपनी स्त्री चेतना के प्रति सजग नहीं है, अपनी सामाजिक चेतना के प्रति सजग नहीं है,
तो आप समझ सकते हो उस स्त्री की स्थिति क्या होगी। वो बिल्कुल बेपैंदी के लोटे की तरह होती है कि उसे जहां से जिधर से प्रेशर आता है उधर ही वो चली जाती है, उसका अपना कोई विवेक नहीं होता। लेकिन जो नागरिक शैली वाला मार्ग है जिस पर के औरतों का एक अच्छा खासा हिस्सा जिस पर चल रहा है, वहां स्त्री स्वावलंबी भी होती है, आर्थिक दासता से मुक्त होती है और सामाजिक तौर पर सचेतन भी होती है। यह वह स्त्री है जो कि शरीर के बंधनों से भी मुक्त होती है। स्त्री के जो सारे के सारे जो आचरण में जो चीजें हैं उनमें शरीर के बंधन सबसे बड़े हैं। सामाजिक बंधन से भी ज्यादा स्त्री जिनमें बंधी होती है वे होते हैं शरीर के बंधन। लेकिन जो स्त्री नागरिक शैली अपनाती है वो शरीर के बंधनों से भी मुक्त होती है। अब हम एक चीज सोचें, इस पर विचार करें कि हम जब 70 साल में आजाद हुए, 70 साल हो गए हमें आजाद हुए, लोकतंत्र का विकास हुआ हमारे यहां जो एक वर्ग था, अच्छा खासा वर्ग था जो कि स्वाधीनता आंदोलन में जिसने कि नागरिक शैली का मार्ग चुना। स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, कुर्बानियां दी, जेल गए। जितनी औरतों ने संख्या में औरतों ने फ्रीडम मूवमेंट के बाद भाग नहीं लिया। मेरी चिंता की बात यह है कि वे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये औरत फिर लौट के घर के अंदर चली गई, जीवन शैली के मार्ग में चली गई। कायदे से होना यह चाहिए था कि 47 में जब देश आजाद हुआ तो 47 के बाद हमारे यहां लोकतंत्र आया तो औरतों की हर क्षेत्र में शिरकत बढ़नी चाहिए थी, उनकी चेतना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मैं नहीं जानता आप लोगों ने कैसे से देखा, लेकिन मैंने अपने लिए एक कारण निकाला है उसमें। वो कारण यह कि 47 में जो भारत विभाजन की घटना हुई, इस भारत विभाजन की घटना ने स्त्रियों के ये जो नागरिक शैली के मार्ग पर बहुत गहरा कुठाराघात किया। स्त्री को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया भारत विभाजन की घटना ने, अंदर तक आहत किया। स्त्री टूटी, स्त्रियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती, और उसने स्त्री को पुनः घर के अंदर बंद कर दिया। जो स्त्री लिबरेट होकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जरिए बाहर आई थी, वह स्त्री पुनः एक बार फिर घर की चौहद्दी के अंदर पहुंचा दी गई। इसलिए देखा गया है जब भी सांप्रदायिक उभार, दंगे, ये घटनाएं हुई हैं, उसने स्त्री को और ज्यादा ठेल के परंपरागत जीवन शैली में बांध दिया है। उसके स्वावलंबी व्यक्तित्व, स्वावलंबी चरित्र और उसकी व्यक्ति की पहचान को उसने क्षतिग्रस्त किया है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो किस पर है? वो स्त्री पर प्रेशर है। और मध्यकाल की मध्य वर्ग की वे स्त्रियां जो शिक्षित स्त्रियां हैं, वे अब लौटकर पुनः अपने दायरे में लौट गई हैं, वे जीवन शैली के मार्ग पर लौट गई हैं, वे पुनः सांप्रदायिकता के पक्ष में लौट गई हैं। वे सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं थी लेकिन अब पुनः लौट गई हैं। और ये चीज लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है, और ये चीज चिंता की चीज है। ये औरत कैसे इस दायरे से बाहर निकले, इस पर सोचा जाना चाहिए। एक अन्य चीज कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा, मैं जो जरूरी भी है वो ये कि स्त्री की चेतना के और स्त्री के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन मैं पेश करना चाहता हूं आपके सामने। वो कंपैरिजन क्या है? हमारे यहां जो बहुत सारे रिफॉर्म हुए स्त्रियों के पक्ष में,
हमारे यहां जो बहुत सारे परिवर्तन आए स्त्रियों के जीवन में, हमारे यहां बहुत सारे जो कानून आए स्त्रियों के बारे में, उन कानूनों को हमने अपनी इच्छा से नहीं लागू किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिवर्तन घटे उसके कारण वे लागू किए गए। मसलन 1975 से लेके 85 तक का जो एक दशक महिला दशक के नाम से जाना जाता है, वो तो उस महिला दशक के दौरान जो प्रश्न उठे, उन प्रश्नों ने बड़े पैमाने, जो लोग कहते हैं ना कि स्त्री ये तो भारतीय स्त्री है, इसको तो देसी स्त्री है, इसके ऊपर दुनिया का कोई असर नहीं है, वो गलत कहते हैं। अभी हिंदुस्तान में जो स्त्री है और उसके पास में जो अधिकार हैं, उसके बारे में जो नए कानून है, उन नए कानूनों को बनाने में, उसके नए अधिकारों को सृजित करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा हुए जब 1975 में महिला दशक की शुरुआत हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुए, उन कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर किए, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए विभिन्न देशों के बीच में, और ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और समझौतों के क्रम में अनेक बड़े परिवर्तन, खासतौर पर वायलेंस, स्त्री के खिलाफ जो हिंसा थी उसके खिलाफ कानून, स्त्री के लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रश्न केंद्र में लाए गए। शिक्षा, रोजगार और हिंसा, इन तीन से संबंधित जो रिफॉर्म भारत में लागू किए गए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कन्वेंशनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी स्त्री ने तो सिर्फ अपने वजह से पाया है, ये ठीक नहीं है। हमारी स्त्रियां थीं, वो सीमित दायरे में लड़ाई लड़ रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों ने जो आवाज बुलंद की स्त्रियों के हकों के लिए, फेमिनिस्टों ने जो आवाज बुलंद की, उस आवाज का यह परिणाम था कि शिक्षा, रोजगार और वायलेंस, इन तीन के खिलाफ में बड़े महत्वपूर्ण कानून बने और प्राथमिकताएं तय की गई स्त्री की। उसमें से दो तीन का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। मसलन कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, कन्वेंशन ऑन combating the crime of trafficking in women and children। उसी तरह इन कानूनों की रोशनी में दहेज के बारे में, सती के बारे में, ये जो पुलिस थाने में पकड़ के ले जाते हैं और फिर वहां रेप करते हैं लड़कियों को, उसके बारे में, कस्टोडियल रेप या सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन जो है, कन्या भ्रूण हत्या जो गर्भ में ही, उसके बारे में ये जो जितने कानून बने, इन सारे कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों से गहरा संबंध है। इसलिए फेमिनिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है स्त्री के परिवर्तन में। हमें फेमिनिज्म के प्रति अपनी आस्थाएं गहरी करनी चाहिए, हमें फेमिनिज्म को समझना चाहिए। हमारे यहां जो स्त्रियां फेमिनिज्म को एक विदेशी विचारधारा समझती हैं, वे गलत करती हैं, उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। फेमिनिज्म के प्रति अगर आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो आप ये जो उपलब्धियां जो आपके दरवाजे पर आ गई हैं, आप इनका मीनिंग नहीं समझ सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि भारत में ही हैं, पश्चिम में नहीं है, ऐसी भी हैं। मसलन ये जबरिया नसबंदी हुई आपातकाल में, ये टिपिकल इंडियन फिनोमिना है। इस तरह की जोर जबरदस्ती औरत के साथ में कहीं दुनिया में नहीं हुई। स्त्री के बुनियादी हकों का स्थगन, यह भारतीय फिनोमिना है।